वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे स्टूडेंट्स। हम आगे 7 लेक्चर कंप्लीट किए हमने। एमसीक्यू जो कवर करने थे वो सभी 7 टॉपिक्स 1 to 5 में सारे एमसीक्यू भी कवर किए। अब जो लेक्चर नंबर 6 और 7 जो पढ़ा है हमने, अब उससे रिलेटेड एमसीक्यू पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर 6 एंड 7। लेक्चर नंबर 6 में हमने कौन से टॉपिक कवर किया था और 7 में कौन सा टॉपिक कवर किया था, उसी से रिलेटेड एमसीक्यू पढ़ेंगे आज हम। चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम, ये लास्ट टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम का। ओके, तो 2 टॉपिक हमने कवर किए थे लेक्चर नंबर 6 में। तो एक टॉपिक था रिलेशनशिप बिटवीन Kc, Q एंड G, गिब्स एनर्जी, और उसका एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log 10 बेस Kc। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसी से रिलेटेड हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एक फॉर्मूला ये है। दूसरा कौन सा टॉपिक कवर किया हमने? ली सेटेलियर प्रिंसिपल। ली सेटेलियर प्रिंसिपल हमने पढ़ा, और ली सेटेलियर प्रिंसिपल क्या समझा रहा था कि अगर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया है और अगर हम उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रेशर या टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? शिफ्ट होगा। और कौन से डायरेक्शन में कैसे शिफ्ट होगा उसके बारे में हमने लेक्चर 7 नंबर डिटेल में पढ़ा है। आज ये 2 टॉपिक के एमसीक्यू कवर कर रहे हैं। नीट, जेडब्ल्यू और आईआईटी सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमसीक्यू बहुत सिंपल आते हैं ये टॉपिक से, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, वापस 10 एमसीक्यू देख लेते हैं ये दोनों टॉपिक को मिलाकर हम। चलो एमसीक्यू नंबर फर्स्ट, सबसे पहले जो डेटा है वो स्क्रीन पर है ही, उसे ध्यान से रीड करो और आंसर क्या होगा। द करेक्ट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ गिब्स एनर्जी इज, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यही फॉर्मूला से पूछा है तुम्हें कि कौन सा फॉर्मूला राइट है गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड। तो चलो फॉर्मूला यही है, ध्यान रखना यही फॉर्मूला है। तो यही फॉर्मूला को हम थोड़ा आगे डिराइव कर रहे हैं, कैसे लिखेंगे? चलो फोकस करो फॉर्मूला, या गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें याद हो तो ये फॉर्मूला भी शायद याद होगा, RT ln Q। ओके, ये फॉर्मूला क्लियर है। इसी के बेस पर हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। एट इक्विलिब्रियम पर चलो, डेल्टा G की वैल्यू कितनी होती है? 0, और Q कितना होगा? Kc के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे? 0, डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Kc। ln Kc को सब्जेक्ट बना लो, उससे पहले डेल्टा G नॉट को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो -RT ln Kc होगा। ln Kc अगर हम सब्जेक्ट बना रहे हैं तो डेल्टा G नॉट बाय RT होगा। अब नेचुरल लॉग है यहाँ पर, ध्यान रखना, तो नेचुरल लॉग आगे ले जाते हैं हम, तो उसे कैसे लिखेंगे हम? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे E और उसका पावर डेल्टा G नॉट बाय RT। तो ये फॉर्मूला पूछा है तुम्हें, तो गिब्स फ्री एनर्जी और उससे रिलेटेड ये फॉर्मूला, और ये ऑप्शन राइट है तुम्हारे लिए। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? कौन से नंबर का आंसर राइट है? ऑप्शन नंबर डेल्टा G नॉट बाय RT, ए ऑप्शन राइट है। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। यूजिंग द इक्वेशन K इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला गिवन है और फिर कंडीशन बताइए कि स्पॉन्टेनिटी क्या होगी उसके बारे में। दूसरा क्वेश्चन, चलो फॉर्मूला क्या है? Kc इज इक्वल टू E और पावर डेल्टा G नॉट बाय RT। चलो फोकस करना यहाँ पर, एक कंडीशन ले लेते हैं हम यहाँ पर कि फर्स्ट कंडीशन, अगर मान लो डेल्टा G नॉट की वैल्यू कितनी है? लेस देन 1। लेस देन 1 मतलब कितनी वैल्यू होगी? नेगेटिव। अगर नेगेटिव वैल्यू है डेल्टा G नॉट की, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू पुट करो तो क्या फॉर्मूला मिलेगा? Kc इज इक्वल टू E पावर माइनस है। ओके, ये वैल्यू क्या लेनी है हमें? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आएगा डेल्टा G नॉट बाय RT, तो माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पर? प्लस। तो आंसर हमें क्या मिलेगा इसका? Kc का ग्रेटर देन 1। अगर Kc ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो ये बता रहा है कि रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है और रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी।
तो Kc ग्रेटर देन 1 इंडिकेट कर रहा है, तो Kc ग्रेटर देन 1 मतलब क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड प्रोडक्ट अमाउंट इज डोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट अमाउंट में प्रोडक्ट होगी। सेकंड नंबर कंडीशन क्या है, अगर मान लो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 मतलब कितनी वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें, पॉजिटिव होगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर पुट करें हम तो क्या मिलेगा हमें, Kc इज इक्वल टू E, और ये पॉजिटिव वैल्यू, तो आंसर क्या आएगा बोलो यहाँ पर, अगर ये पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा, Kc इज इक्वल टू, सॉरी ये नेगेटिव में आंसर आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव में आंसर पॉजिटिव वैल्यू होगी, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर Kc की वैल्यू पावर -1 आ रहा है, इसका मतलब Kc की वैल्यू कितनी आएगी, लेस देन 1। Kc लेस देन 1 आ रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट जो है बहुत ही कम अमाउंट में, ओके, इक्विलिब्रियम स्टेट पर प्रोडक्ट क्या होगी, वेरी वेरी लेस या माइन्यूट अमाउंट में होगी। तो ऑप्शन देखो, दोनों ऑप्शन राइट है, यस, कि फर्स्ट ये कंडीशन में प्रोडक्ट आर प्रीडोमिनेंस और ये कंडीशन में प्रोडक्ट आर इन वेरी माइन्यूट अमाउंट, तो ऑप्शन दोनों राइट है। एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है इससे रिलेटेड, पहले ये दोनों क्वेश्चन का आंसर लिख लो सही से, उसके बाद नेक्स्ट MCQ। चलो नेक्स्ट MCQ, थर्ड नंबर का MCQ देख लेते हैं हम। MCQ क्या है, ध्यान से रीड करो। द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ग्लाइकोलाइसिस, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू गिवन है, कितनी है, -13.8 किलो जूल पर मोल। द वैल्यू ऑफ द Kc एट, क्या फाइंड करना है हमें, Kc की वैल्यू फाइंड करनी है, और टेम्परेचर कितना गिवन है, 298 केल्विन गिवन है। द फॉस्फोराइलेशन ऑफ द ग्लूकोज इन ग्लाइकोलाइसिस इज, और Kc क्या होगा, चलो ध्यान रखना यहाँ पर, जब भी याद क्वेश्चन के अंदर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू गिवन हो और Kc फाइंड करना हो, या Kc गिवन हो और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू गिवन हो, तो उस वक्त हमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है। ओके, तो फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर रहे हैं हम, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log Kc। R की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, तो R की वैल्यू R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन। एक और चीज़ याद रखो, किलो जूल गिवन है, तो क्या करेंगे इसे हम 13.8 इंटू 10⁻³ कर देंगे, और फाइन क्या करना है तुम्हें, यहाँ से Kc फाइन करना है। तो चलो log Kc को सब्जेक्ट बना लेते हैं हम पहले, तो log Kc इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, ये सामने ले लेते हैं, -2.303, R की वैल्यू कितनी है 8.314, पहले लिख लेते हैं RT, चलो डेटा पुट करो अंदर, और कितना आंसर आ रहा है वो बताओ मुझे, इसका आंसर बताना है सिर्फ। log Kc इज इक्वल टू कितना आ रहा है, डेल्टा जी ये पुट करो, R ये रहा और टेम्परेचर ये रहा, और कैलकुलेशन करके आंसर बताओ कितना आ रहा है यहाँ पर, 2.418। ओके, अब आगे समझना, आंसर नहीं आया ये, हमें एंटीलॉग निकालना है यहाँ पर, Kc इज इक्वल टू एंटीलॉग -2.418। अब तुम्हें यहाँ पर एंटीलॉग निकालना है, नेगेटिव एंटीलॉग निकालना है। नीट और JEE की जब एग्जाम दे रहे हो तब लॉग टेबल नहीं है, स्कूल के एग्जाम के अंदर शायद लॉग टेबल या कैलसी मिल जाए तुम्हें गुजरात बोर्ड में, लेकिन नीट और JEE के एग्जाम में लॉग टेबल नहीं है। तो अब डायरेक्ट लॉग कैसे एंटीलॉग कैसे निकालोगे बिना लॉग टेबल, तो यहाँ पर देख लो, कोई भी एंटीलॉग अगर गिवन है और कैसा, वो भी नेगेटिव, एंटीलॉग इज इक्वल टू -2.418 का निकालना है ना हमें। सो एंटीलॉग इज इक्वल टू, अब समझना हल्का सा, ये माइनस आगे जो भी डिजिट है माइनस में, उसमें एक और ऐड कर लो, -1 ऐड करो। इसमें कितना ऐड करना है तुम्हें, -1, तो यहाँ पर अगर मैं -1 ऐड कर रहा हूँ तो कितना होगा बोलो, ये -3, प्लस
अब कितना बचा है यहाँ पर? 0.418 बचा है यहाँ पर। ये 0.418 में से 0.418 को 1 में से माइनस करो तो कितना होगा? यहाँ पर 1 से माइनस कर रहे हैं तो 1 में से 0.418 को माइनस करो, 0.582 होगा। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद वाला स्टेप क्या है? एंटीलॉग इज इक्वल टू, ये जो आगे है ना -3, आगे जो डिजिट रहेगा यहाँ पर -3, उसे log 10 बेस के फॉर्म में लिख लो। तो log 10 टेंस टू -3 बेस 10 होगा यहाँ पर। प्लस अब ध्यान रखना यहाँ पर जो log 0.582 ये किसका एंटीलॉग है? तो एक log वैल्यू हम डिसाइड करेंगे 1 to 10। अगर हमें पता है log की वैल्यू तो ये वैल्यू हमें पता चल जाएगी कि ये वैल्यू किसकी आ रही है। तो ये वैल्यू किसकी है? अगर हम log 3.8 अराउंड का log देखें ना तो ये वैल्यू इसके बराबर है। log 3.8 की वैल्यू देखें तो ये वैल्यू इसके बराबर है। कैसे आ रहा है बाद में समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। ओके, तो चलो यहाँ पर हमें ये मिल गया log 3.8। किसके? log 3.8 की वैल्यू कितनी होगी? 0.58 के बराबर होगी। अब आगे चलते हैं, ये वाले स्टेप को कैसे लिखना है ना वो। तो एंटीलॉग इज इक्वल टू प्लस है मतलब लॉग में अगर प्लस हो तो दोनों क्या हो जाएगी? डिजिट मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो log 3.8 इंटू 10⁻³ होगा ये। यहां पर log एंटीलॉग को कैंसिल करो, जो बचा वही अपना आंसर है। और यहां पर क्या होगा? KC इज इक्वल टू 3.8 इंटू 10⁻3। अब तुम्हें डायरेक्ट अगर मान लो अप्रोक्स आंसर तक पहुंचना हो और एक पावर से रिलेटेड पहुंचना हो और नेगेटिव एंटीलॉग हो, अगर इतना लंबा ना करना हो तो समझना, ऑप्शन अगर अलग अलग ऑप्शन है तब आगे जो भी डिजिट है -2 है ना यहाँ पर, तो उसमें -1 ऐड कर लो, -3, और उसे ना पीछे पावर में रख दो उतना। तो अगर मान लो पावर अलग अलग है ऑप्शन में तो आसानी से पता चल जाएगा बिना इतना कैलकुलेशन। मान लो आगे है ना -8 था तो उसमें आंसर कितना होगा? 10⁻9 वाला आंसर होगा, जिसमें 10⁻9 होगा वो। और आगे जिसका भी हम यहाँ पर पॉइंट निकाल रहे हैं ना उसका डिजिट ऐसे ही होगा, पॉइंट 1 के बाद ही डिजिट होगा, 3.8 5.8 इसी तरह होगा। तो ये आंसर डायरेक्ट कैसे निकालते हैं वो समझने की ट्राई करना। तो आंसर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? 3.8 10⁻3। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर, चलो डी ऑप्शन राइट है। पहले लिख लो ये एंटीलॉग डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, वापस एक बार और प्रैक्टिस करना। लिख लो ये। चलो नेक्स्ट MCQ। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम 7.10 है। ओके, प्रॉब्लम 7.10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर है ही, ध्यान से रीड करो क्वेश्चन क्या है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। रिएक्शन भी गिवन है और रिएक्शन के अंदर क्या गिवन है? तो Kc गिवन है। कितना है Kc यहाँ पर? Kc गिवन है 2 × 10⁻13। टेम्परेचर गिवन है T इज इक्वल टू 300 केल्विन। और फाइन क्या करना है हमें? ΔG0 कैलकुलेट करना है। सीधा सा याद रखना, जब भी Kc और ΔG गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है हमें। चलो फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पर। ΔG0 इज इक्वल टू -2.303 RT log Kc -2.303 R कितना होगा? तो 8.314। टेम्परेचर 300 केल्विन गिवन है और log Kc की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? सो log 2 × 10⁻13 है। कैलकुलेशन करना है ये कितना आ रहा है। तो माइनस यहाँ पर फोकस करना, -5.5744.14
ओके, अब यहाँ पर ध्यान रखना, इसका लॉग निकालना है तुम्हें, लॉग टेबल की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर मान लो इस तरह पावर में गिवन है तो क्या होगा, 13 को आगे ले लो, प्लस किसका लॉग देखना है तुम्हें, 2 का, बेस 10 होता है, याद रखना। ओके, सो -5744.14, 13 प्लस लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, याद रखना ये लॉग 2 की वैल्यू सबको याद रहती है ज़्यादातर। तो लॉग 2 की वैल्यू कितनी होगी, 0.3010। बस इसका कैलकुलेशन करो और जो आंसर आ रहा है वही आंसर है अपना। और आंसर किस में आएगा, माइनस आंसर आएगा। चलो यहाँ पर देख लो एक बार, सिर्फ ये जो लॉग निकाला है ना हमने, वो कैसे निकाला है, लॉग 2 × 10⁻13 है, तो कैसे लिखेंगे इसे, वो बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो इसे अलग कर देते हैं पहले, log 10⁻2 प्लस log 10⁻10 13 हुआ ये। अब log 2 की वैल्यू लॉग टेबल में देख लो तो कितनी होती है, 0.3010। ये जो पावर में है ना, ऑलवेज याद रखना, अगर ये रूल्स है, log a और b जो पावर होता है वो आगे आ जाएगा, मतलब 13 आगे, और कितना रहा log 10 और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ पर 1 होगा, तो कितना हुआ, वही है ना, तो वही तो आंसर है यहाँ पर। तो लॉग टेबल को अगर यूज़ करके देखना है तो log 2 की वैल्यू देख लो, तुम्हें मिल जाएगी वैल्यू 3010, और 0 पॉइंट हम आगे ऐड करेंगे। तो आंसर नंबर कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम नंबर कौन सी है, ये 7.11, नीट JEE MCQ के लिए, न्यूमेरिकल के लिए इम्पोर्टेंट। लिख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना था। चलो नेक्स्ट, ऑप्शन डी राइट है इसका आंसर। MCQ नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ, ध्यान रखना यहाँ पर। चलो क्वेश्चन रीड करते हैं हम। JEE मेंस 2014 का क्वेश्चन है ये। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आ जाएगा। द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज एट द 300 केल्विन फॉर द रिएक्शन है 2A, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और सामने क्या बन रहा है, B + C बन रहा है। और ये रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 2494.2 जूल है। At a given temperature, the composition of the reaction mixture का composition गिवन है at a time, ओके, नॉट इक्विलिब्रियम टाइम पर नहीं है, एक पर्टिकुलर टाइम पर गिवन है ये। तो कितना है यहाँ पर, तो A का कॉन्सेंट्रेशन 1/2 गिवन है, B का कॉन्सेंट्रेशन 2N, C का कॉन्सेंट्रेशन 1/2 है। द रिएक्शन प्रोसीड कौन से डायरेक्शन में करेगा वो पूछ रहा है तुम्हें। R की वैल्यू गिवन है और E एक्सपोनेंशियल वैल्यू गिवन है। E कितना है यहाँ पर, 2.718 गिवन है। रिएक्शन प्रोसीड मतलब Q और Kc का रिलेशन निकालना है हमें, ध्यान रखना यहाँ पर Q एंड Kc का रिलेशन निकाल देते हैं। लेक्चर नंबर 6 अगर नहीं देखा तो देख लेना उसे वापस। चलो सबसे पहले हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, Q कैलकुलेट कर लेते हैं ये रिएक्शन के लिए। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और पावर 2। B का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2, C का कॉन्सेंट्रेशन 1/2 और A का कॉन्सेंट्रेशन 1/2 और 2 टाइम्स है ना, 1/2 इंटू 1/2 लिख लूँ मैं, तो कैंसिल ये 2 ऊपर जाएगा, मतलब आंसर कितना आ रहा है इसका, Q कितना आ रहा है 4 आ रहा है। हमें कंपेरिजन ही करनी है Q और Kc के बीच में। Q यहाँ पर 4 है, अब Kc देख लेंगे। अगर मान लो Kc Q की वैल्यू से ज़्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, अगर Q की वैल्यू ज़्यादा है Kc से तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। चलो डेल्टा G गिवन है यहाँ पर, Kc निकाल सकते हैं हम ये वाले फॉर्मूला से, तो यस
तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log KC। log KC निकालना है, हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। ओके, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेल्टा जी गिवन है, log KC को सब्जेक्ट बना लेते हैं हम। log KC इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट 2.303, आर बी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 300 केल्विन गिवन है, RT। सो माइनस डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है, 2494.2 बाई 2.303, R 8.314 एंड टेम्परेचर है 300 केल्विन। सब कुछ कैलकुलेट करो तुम। KC कितना आ रहा है देखो, माइनस में log KC कितना आ रहा है, ये कैलकुलेशन करने पर log KC कितना आ रहा है, 0.4342 आ रहा है। तो KC कितना होगा, KC इज इक्वल टू नेगेटिव एंटीलॉग निकालना है ना हमें यहाँ पर, 0.4342। अब देखो ऑप्शन में कैलकुलेशन नहीं है, Q की वैल्यू ज़्यादा या KC की वैल्यू ज़्यादा। तो डायरेक्ट अगर समझ रहे हो तुम यहाँ पर KC की वैल्यू कितनी होगी, तो आगे के लेक्चर में जो एंटीलॉग हमने निकाला है डायरेक्ट, तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ रही है, ये -0 है, इसमें -1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -1 होगा ना। तो इसका पावर कितना होगा, जो भी आंसर आ रहा है 10 to -1 होगा। तो यहाँ से हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि Q की वैल्यू ज़्यादा है। एक ये मेथड है, वरना हमें डायरेक्ट एंटीलॉग निकालना आना चाहिए, तो वो भी देख लेते हैं एंटीलॉग कैसे निकालते हैं वो। तो नेगेटिव एंटीलॉग कैसे निकालेंगे हम, एंटीलॉग -0.4342, इसका एंटीलॉग निकालना है। ध्यान रखना है यहाँ पर जिसे एंटीलॉग निकालना नहीं आता वो। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, हम पहले ही बता दिया मैंने तुम्हें, एंटीलॉग क्या करेंगे यहाँ पर हम, -0 जो आगे उसमें -1 ऐड करेंगे, तो -1 प्लस, अब बचा कितना है 0.4342 को 1 में से माइनस करो, तो 1 में से माइनस कर रहे हैं तो कितना रहेगा वहाँ पर, ये प्लस ही लिखना है वो फिक्स कर देना। तो 0.4342 को 1 में से माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 0.5658। क्लियर है ये। अब इससे आगे वाला स्टेप है एंटीलॉग -1, इसे हम log 10 बेस के फॉर्म में लिखेंगे, प्लस ये जो वैल्यू है ना वो वैल्यू log 3.6 की वैल्यू है। कितनी है, 3.6 की वैल्यू है ये। log 3.6 की वैल्यू देखेंगे हम तो 0.56 आता है, log टेबल से भी देख लो तब भी। चलो उसके बाद यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एंटीलॉग ब्रैकेट log 3.6 इंटू 10 to -1 लिख लेंगे, क्योंकि अगर मान लो प्लस है यहाँ पर तो कैसे लिखेंगे, इसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पर log एंटीलॉग कैंसल, यही तुम्हारा आंसर है 3.6 इंटू 10 to -1। तो KC कितना आ रहा है 3.6 इंटू 10 to -1, Q कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर क्या हुआ अपना यहाँ पर, Q इज ग्रेटर देन KC। अगर Q की वैल्यू KC से ज़्यादा है, ध्यान रखना यहाँ पर Q की वैल्यू KC से ज़्यादा है तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। तो आंसर क्या आ रहा है, Q इज ग्रेटर देन KC इन रिवर्स डायरेक्शन। तो कहाँ पर, इन रिवर्स डायरेक्शन। तो एक पैटर्न ये है कैलकुलेशन करने की, और ये एक ही पैटर्न से कैलकुलेशन करो तो बढ़िया है, वरना एक्सपोनेंशियल वैल्यू से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल वैल्यू गिवन है, वो भी देख लेते हैं। पहले इसे लिख लो, एक्सपोनेंशियल वैल्यू से भी कैलकुलेशन करके देखते हैं। चलो बिना एंटीलॉग ई वैल्यू जो गिवन है ना उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। एक्सपोनेंशियल गिवन है, इसका मतलब ये था कि स्टूडेंट कैलकुलेशन ना करे इतना ज़्यादा। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, याद करो क्या था, ln KC इज इक्वल टू ई माइनस डेल्टा जी नॉट बाय RT। तो यहाँ पर क्या होगा, ई माइनस डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है 2494.2, R की वैल्यू कितनी है 8.314 एंड T कितना है 300।
अब ध्यान रखना, हल्का सा कैलकुलेशन समझो, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है, मतलब 24 ही होगा, नीचे भी, ऊपर भी 24 है, नीचे भी 24, मतलब इसके बराबर ही आंसर आना है नीचे भी। तो कितना होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नीचे इसका मल्टीप्लिकेशन करो, यही आंसर आएगा। तो क्या होगा यहाँ पर e-1, क्लियर है। तो ln kc, सॉरी ln नहीं लिखेंगे यहाँ पर, kc इज इक्वल टू, तो e-1, तो kc इज इक्वल टू, e की वैल्यू गिवन है, कितनी है 2.718, और उसका पावर कितना है -1, तो इसे कैसे लिखेंगे 1/2.7, और 1/2.718, इसका कैलकुलेशन करो तो वही आंसर आएगा, कितना था 3.6 इंटू 10⁻⁻1। तो अगर एक्सपोनेंशियल वैल्यू को यूज करके कैलकुलेशन करना है तो इस तरह करेंगे। कैलकुलेशन तो यहाँ भी करना है, कैलकुलेशन वो वाला फॉर्मूला यूज करो, वहाँ पर एंटी लॉग की ज़रूरत पड़ेगी। तो लिख लो ये भी दोनों मेथड से। तुम्हारी आवाज़ आ रही है अंदर। MCQ नंबर 6। अब MCQ जो स्टार्ट हो रहे हैं ना, वो ली सेटेलियर प्रिंसिपल के MCQ स्टार्ट हो रहे हैं। बंद करना है यार बस, अब कब से बात कर रहा है तू। MCQ नंबर 6 ली सेटेलियर प्रिंसिपल से रिलेटेड MCQ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन बाय ऑब्टेन बाय ऑन द बेसिस ऑफ ली सेटेलियर प्रिंसिपल। तो ली सेटेलियर प्रिंसिपल से हमें क्या समझ में आता है, ली सेटेलियर ने क्या समझाया था कि इक्विलिब्रियम या Kc की वैल्यू जो है, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट चेंज करें, प्रेशर चेंज करें या टेम्परेचर चेंज करें, तो कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो ली सेटेलियर प्रिंसिपल से हम कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, Kc की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम, कैलकुलेट Kc। ओके, Kc वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो ऑप्शन कौन सा राइट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला राइट है, मतलब सी नंबर ऑप्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दी ली सेटेलियर। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड के कैलकुलेट नहीं कर सकते, एंट्रोपी चेंज वो नहीं पता लगा सकते हम ली सेटेलियर से। थर्ड नंबर, ली सेटेलियर किसके लिए यूज़ करते हैं हम, Kc को कैलकुलेट करने के लिए। चलो उसके बाद 42 नेक्स्ट MCQ 7 नंबर का MCQ देख लेते हैं, इसका आंसर होगा सी। A pressure change obtained by the changing the volume can affect the yield of the product in case of the gaseous reaction where क्या गिवन है, प्रेशर चेंज। अगर हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन में by changing the volume can affect yield of the products in the case of the gaseous reaction। सारे gaseous स्टेट के अंदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गिवन है, रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन है। अगर हम यहाँ पर क्या चेंज कर रहे हैं, प्रेशर चेंज कर रहे हैं, तो क्या इक्विलिब्रियम चेंज होगा, तो यस, प्रेशर चेंज करने से इक्विलिब्रियम चेंज होगा। दूसरा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम प्रेशर चेंज, पहले जो T = 0 टाइम पर था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट, लेकिन अब जो P1 प्रेशर पर अब प्रेशर चेंज कर दिया हमने, P2 कर दिया, तो उस वक्त रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का अमाउंट भी क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर चेंज करने से रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर चेंज। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वो भी गैसियस, द गैसियस मोल ऑफ द गैसियस एंड मोल ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर चेंज व्हेन प्रेशर इज चेंज। तो ऑप्शन कौन सा राइट है यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन राइट है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद 8 नंबर का MCQ भी देख लेते हैं साथ में ही। द प्रोडक्शन ऑफ द एमोनिया अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, उसका रिएक्शन गिवन है N2+3H2, सामने 2 एमोनिया बन रहा है, सभी गैसियस फॉर्म में है, और डेल्टा H की वैल्यू गिवन है, कितनी है, नेगेटिव वैल्यू गिवन है 92.38 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन क्या है, इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एट लो टेम्परेचर, अगर ये रिएक्शन हम कहाँ पर करें, एट टेम्परेचर कितना है, लो टेम्परेचर ले रहे हैं, तो क्या था याद करो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक था। ली सेटेलियर के प्रिंसिपल में 3rd नंबर का पॉइंट, अगर टेम्परेचर में 2 कंडीशन थी, एक तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है और या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर है, उसे हीट पहले से चाहिए, जब उसे हम और हीट देंगे तो रिएक्शन कहाँ पर जाएगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एंडोथर्मिक में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो रिएक्शन यहाँ पर क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो रिएक्शन में से हीट ऑलरेडी रिलीज हो रही है, तो अगर हम उसे हीट देंगे तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर क्या करना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर लेस होना चाहिए, तो वो कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। अब यहाँ पर रिएक्शन पहले से कौन सा है, नेगेटिव है, मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पर बढ़िया या हाई टेम्परेचर पर बढ़िया, लो टेम्परेचर पर बढ़िया। तो रिएक्शन लो टेम्परेचर पर कर रहे हैं, तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। तो अगर ये अमोनिया प्रोडक्शन वाला रिएक्शन हम लो टेम्परेचर पर कर रहे हैं, तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होनी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसकी हिंट यही है, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ओके ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। टेम्परेचर की इफेक्ट क्या होगी, तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में कैसे चेंज होता है वो समझना है। अगर डिटेल में समझना है तो लेक्चर नंबर 7 देखना, वहाँ पर डिटेल में समझाया हुआ है। तो डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व करना है, पहले ये तीनों एमसीक्यू सॉल्व कर लो। इसका आंसर कौन सा राइट है, चलो देख लो ये। चलो 9 नंबर एमसीक्यू, 2 और एमसीक्यू है लास्ट। एमसीक्यू नंबर 9, क्वेश्चन क्या है, रीड करो ध्यान से। फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, N2 3H2 और एमोनिया प्रोडक्शन हो रहा है, और साथ में क्या रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, हीट गिवन है यहाँ पर, मतलब कैसा रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक है। अब मोल काउंट कर लो, सारे गैसियस फॉर्म में, ओके, ऑल आर इन गैसियस। तो ये कितने मोल है यहाँ पर, 4 मोल, सामने कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल। चलो अब याद करो, 3 चीज़ें थी हमारे पास, 3 चीज़ें थी ना ली सेटेलियर के हिसाब से, कॉन्सेंट्रेशन किसका बढ़ाए किसका कम करे। चलो सबसे पहले प्रेशर पर आ जाओ। ये रिएक्शन में देखो 4 मोल से 2 मोल हो रहा है, हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाना है। तो 4 मोल से अगर 2 मोल जाना है, मतलब हाई मोल से लो मोल की तरफ जा रहा है, मतलब प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। प्रेशर क्या होगा यहाँ पर, प्रेशर अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ यहाँ पर समझना, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगा। दूसरे नंबर पर टेम्परेचर पर आ जाओ। रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रही है। तो रिएक्शन हम क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और हमें जानना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पर डिक्रीज कर देंगे हम। तो ये कंडीशन में क्या होगा, अपना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ये रिएक्शन के लिए प्रेशर क्यों इंक्रीज करना पड़ रहा है हमें, और प्रेशर का रीज़न ही वही है, जब प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो हाई मोल से लो मोल की तरफ शिफ्ट होता है। दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो वो किसके लिए फेवरेबल है, लो टेम्परेचर पर। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने के लिए ये दोनों कंडीशन राइट है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, डी, ली सेटेलियर प्रिंसिपल। चलो एक और लास्ट एमसीक्यू देख लेते हैं साथ में। 10 नंबर का एमसीक्यू, क्वेश्चन क्या है, ऑसवाल्ड प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द नाइट्रिक एसिड। यहाँ पर ऑसवाल्ड प्रोसेस गिवन है नाइट्रिक एसिड प्रोडक्शन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 एट इक्विलिब्रियम। बढ़िया सा क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन सा फैक्टर इफेक्ट नहीं करेगा इक्विलिब्रियम पर, तो हमें पता है विच फैक्टर्स, ध्यान रखना यहाँ पर, फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। तो कौन से फैक्टर्स अफेक्ट नहीं करेंगे, तो एक नंबर कैटालिस्ट है। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो कैटालिस्ट ऐड करने से रिएक्शन पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगी, तो एडिशन ऑफ कैटालिस्ट कोई इफेक्ट नहीं होगी। दूसरा एक और फैक्टर है जो ऑप्शन में नहीं है,
अपना ऑप्शन तो यही राइट है, ये वाला। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, अगर इनर्ट गैस भी ऐड करो ना तब भी रिएक्शन में कोई इम्पैक्ट नहीं होगी, कोई इफेक्ट नहीं होगी, इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं होगी। तो अपना आंसर तो यही है, एडिशन ऑफ कैटालिस्ट हैव नो इफेक्ट ऑन दी केसी, केसी पर कोई इफेक्ट नहीं होगी। हाँ, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है, कैटालिस्ट से क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम जल्दी आएगा लेकिन शिफ्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम। और कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम पर, विच फैक्टर्स अफेक्ट, 3 फैक्टर याद रखना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, सेकंड नंबर प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, एंड थर्ड नंबर चेंज इन टेम्परेचर। ये 3 फैक्टर्स डायरेक्टली केसी पर इम्पेक्ट करते हैं। ये 3 फैक्टर्स चेंज करने से इक्विलिब्रियम को हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्चर नंबर 6, 7 जहाँ पर हमने थ्योरी समझी और उसी से ये दोनों लेक्चर से रिलेटेड एमसीक्यू लेक्चर नंबर 8 में हमने ऐड किए। 10 एमसीक्यू है, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, खास ध्यान रखना, वीडियो बार बार देखना और इससे रिलेटेड और भी एमसीक्यू सॉल्व करने की ट्राई करना। तो लिख लो, चलो ये